आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, एक दिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाएगी और वो सबसे खतरनाक होगा जब वो सोचना शुरू कर देगा। कई लोगों ने रिजाइन किया है, एक्सपर्ट्स ने जो उस पर गूगल में काम कर रहे थे, उनका ये मानना है कि कॉन्शियसनेस आ चुकी है। All the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons by a lot. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के कारण जो जॉबलेस हुए भी, फिर कितने सारे लोग वो भी तो थे ना जो कंटेंट क्रिएटर्स बन गए। आप देखो गांव-गांव में कंटेंट क्रिएटर्स। एआई से डरने की बजाय उसको सीखना और उसे एम्ब्रेस करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर मासेस। मशीन आई, मशीन ने कहा मैं इंटेलिजेंट हूँ, ह्यूमंस ने कहा तेरी ऐसी कितने से। आप सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको लेके एक्साइटमेंट भी है और चिंता का विषय भी बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, क्या ये एक थ्रेट है या इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, और उस पर बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ हैं। और एक्सट्रीम व्यूज़ जो इसमें लोग जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसका डर बता रहे हैं वो भी एक्सट्रीम पे बता रहे हैं, और जो इसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं वो भी लोग एक्सट्रीम पे बता रहे हैं। और ये इतना कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है कि आप जब किसी से बात करते हो तो हमेशा ही आपको दो एक्सट्रीम ओपिनियन सुनने को मिलते हैं। जनरली लोग या तो बोल रहे होते हैं अरे, जैसे कि हर बार टेक्नोलॉजी आती है और उससे थ्रेट फील होता है और बाद में हम उस पर हावी हो जाते हैं। इस बार जो इसके अगेंस्ट हैं एआई के, वो लोगों का कहना है कि पहली बार ऐसा होगा जब से इंसानियत बनी है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई उस पर इंसान हावी हो गया बाद में, क्योंकि उसने उसको सीखा और उस पर वो हावी हो गया। जैसे कि पहले लोग हाथ से काम करते थे, तो मशीन्स आई तो मशीन से लगता था कि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, मशीन्स हावी हो जाएंगी। इंसानों ने मशीनों को सीखा, मशीनों को सीख के उन्होंने मशीनों को कंट्रोल करना सीखा और मशीनों का यूज़ केस सीख लिया। मशीनों को रिप्लेस किया फिर कंप्यूटर्स ने। कंप्यूटर्स आए तो लोगों को लगा कि कंप्यूटर्स रिप्लेस कर देंगे। लोगों ने, इंसानों ने कंप्यूटर्स को सीखा और फिर वो कंप्यूटर्स पे हावी हो गए। ना जस्ट हावी हुए बल्कि कंप्यूटर्स के कोड भी बनाए और कंप्यूटर्स को कोड बना के उनको अपनी एडवांटेज में करना सीखा। पहली बार जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसके अगेंस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनका ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि एक दिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाएगी और वो सबसे ख़तरनाक होगा जब वो सोचना शुरू कर देगा खुद। जब उसके अंदर ऑटोनोमस एक माइंड आ जाएगा, वो अपना फ़ैसला ले सकेगा, सही गलत सोच सकेगा, वो सबसे ख़तरनाक एक मॉडल बनेगा फ्यूचर में। क्या उसकी शुरुआत हो गई है? डेफिनेटली कुछ इनिशियल रिसर्च ये बताती है, और कुछ गूगल से कई लोगों ने रिज़ाइन किया है, एक्सपर्ट्स ने जो उस पर गूगल में काम कर रहे थे, उनका ये मानना है कि कॉन्शियसनेस आ चुकी है। और अगर कॉन्शियसनेस आती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कल के फ्यूचर के रोबोट्स हैं वो अपने आप सोचने लगते हैं, अपने आप डिसीजन लेना शुरू करते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी, उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा इट्स रियली डिबेटेबल है। और उसमें कई लोग उसमें थ्रेट बता रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोच आ गई अपनी। फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक आज का है हम उसको आज इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि जो करंट एआई है उसमें इश्यूज़ क्या है। मतलब जो LLM मॉडल्स बन रहे हैं, जो दुनिया की गिनी चुनी 2-4 कंपनीज़, ओपन एआई, जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट का, मेटा का लामा, ये जो 4-5 कंपनीज जो ये एआई की ऊपर जो हावी हैं, जो सारी रिसर्च है वो सारी जैसे सिलिकॉन वैली में होती थी वेब 2 की, फिर से एआई का जो कंट्रोल है वो फिर से अमेरिका के पास है। कुछ वहाँ की गिनी चुनी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं। क्या थ्रेट्स हो सकते हैं एआई के? बंदुल भाई, आपके इनिशियल थॉट्स, क्योंकि आप एआई को बहुत क्लोजली देख भी रहे हो। आईसीपी को माना भी जाता है कि एआई स्पेसिफिक जो ब्लॉकचेन में अगर कोई लीड कर रहा है एआई को लेके, तो वो आईसीपी कर रहा है।
what is your personal take on AI in general? I'm not talking about the AI development that is happening on public blockchains. वो AI agents को हम last में discuss करेंगे. But in general, what is your overall take on AI? Personally, I am very excited about AI and मुझे नहीं लगता कि AI is threat to human existence. ऐसा नहीं है. और कोई भी कोड ऐसा नहीं होगा कि वो हमें, जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट किया कि जब मशीन आई तब भी ह्यूमंस इनसिक्योर हुए, जब कंप्यूटर्स आया वो भी इनसिक्योर हुए, बिकॉज वो हमारी फितरत है, वो हमारी नेचर है, राइट, ह्यूमंस की. बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि AI से डरने की बजाय उसको सीखना और उसे एम्ब्रेस करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर मासेस. एंड दिस विल ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू डोर्स फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी एंड टू मेक पॉसिबली क्रिएट वेल्थ फॉर देमसेल्व्स. हम AI एजेंट्स पहला वैसी चीज़ देख रहे हैं, पर उसके अलावा भी मेरे को लगता है कि बहुत सारी यूज़ केसेस और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो यही होंगी. हाँ, ये बात बहुत सही है कि बहुत चेंजेस आएंगे, जो शायद अभी लोग जिन कई जॉब्स पे हैं वो अनएम्प्लॉयड होंगे, पर एट द सेम टाइम पैरेलली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी होंगी AI के अराउंड. तो रादर देन लुकिंग एट द डार्क साइड कि माई जॉब कैन बी टेकन बाय AI, मैं ये देख सकता हूँ कि हाउ आई कैन अकोमोडेट AI एंड बी द लीडर इन द AI स्पेस. पहले बंदल भाई, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले क्या होता था कि कोई टेक्नोलॉजी आती थी, वो 100 लोगों को उसने रिप्लेस किया, 100 लोग वापस गए, 100 लोगों ने सीखा, और 100 लोग जब वापस आए जॉब्स में तो 70 को मिली. क्योंकि तब तक उस ट्रांजिशन फेज में जब कंप्यूटर्स आए तो ऐसा तो नहीं कि 100 के 100 लोग वापस सिस्टम में एम्प्लॉयड हो जाएंगे, राइट, कुछ तो रेट कम होगा, राइट, और वो हुआ. तो 100 लोग अगर डिस्प्लेस हुए, 70-75 वापस आए सीख के और एम्प्लॉयड हो गए. फिर ऐसा हर साइकिल में हुआ, 5-10 हुए. आज मैं एक बात कहता हूँ कि सपोज करें कि एक वर्क फोर्स में 100 लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, 100 लोग सपोज करिए कि एकदम रिडंडेंट लगते हैं कि अरे यार ये क्या, वो वापस जाते हैं AI के जो उसको प्रॉम्प्ट देना, AI के जो मॉडल को से काम कैसे लेना, प्रॉम्प्ट देना, और बहुत सारी जो चीज़ें AI के थ्रू अपने आप को अपग्रेड करते हैं. 100 में से इस बार 70 नहीं, मैं कहता हूँ 50 लोग एम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बड़ा है. ठीक है, अब ये जो 50 लोग आते हैं, ये जब उसको वो एम्प्लॉयबल बनते हैं, यहाँ पे AI हर वक्त अपने आप को अपग्रेड कर रहा है. तो जो काम 50 लोग कर रहे थे, हो सकता है उनमें से फिर जो 50 लोग हैं वो एकदम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते. उसमें से 20-25 ही हैं जो अपग्रेड कर पाते हैं, क्योंकि एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी. नहीं काशिफ भाई, मैं ना इस पे, ये बहुत डूमडे फिलोसफी है. मैं इसके अराउंड अगर आप देखो तो मोबाइल फ़ोन उससे ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हुए हैं, कंप्यूटर उससे ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हुए हैं. तो ऐसा तो नहीं था कि लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. जो लोगों को कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के कारण जो जॉबलेस हुए भी, फिर कितने सारे लोग वो भी तो थे ना जो कंटेंट क्रिएटर्स बन गए. आप देखो गांव में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, है ना, हर जगह हैं. तो वो उनको भी तो जॉब्स, कंटेंट क्रिएशन एक कैटेगरी ऐसी थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. आप सोचो, आज से 10 साल 15 साल पहले ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी कि आपका स्टैंड अलोन बिजनेस हो सकता है या स्टैंड अलोन आपकी जॉब हो सकती है कंटेंट क्रिएशन. अब वो बन गया है, राइट. आज के टाइम में इट्स अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, राइट. पीपल आर अर्निंग गुड फ्रॉम इट. अब उसको नॉर्मलाइज उल्टा हो रहा है कि पहले तो कंटेंट क्रिएटर्स तो बीच में बहुत ज़्यादा पैसे थे, अब उस उल्टा और नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया. अब दोबारा उनके पे स्केल्स इक्वलाइज होने शुरू हो गए. उसी तरह से AI में भी होगा कि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं करंट टास्क के ऊपर, हर बंदा ये बात कर रहा है. मैं ये बात कहता हूँ कि AI विल क्रिएट न्यू जॉब प्रोफेशंस, न्यू जॉब प्रोफाइल्स जो हमें आज पता ही नहीं कि एग्जिस्ट भी करती हैं. जैसे कंप्यूटर्स और मोबाइल्स ने नई कैटेगरी ओपन कर दी कि अगर 2007-8 में अपना मोबाइल आया, आईफोन आया, राइट, 2001 में यूट्यूब बड़ा होना शुरू हुआ, 1-2 में. उससे पहले आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन नाम की कोई कैटेगरी हो सकती थी? नहीं हो सकती थी ना. नहीं, देखिए, जो मेरा ये टेक है कि आज से पहले जो इंटेलिजेंस थी वो ह्यूमन स्पेसिफिक थी. हाँ, ये जो मैं बात को पूरा करना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस जो थी वो ह्यूमन स्पेसिफिक थी.
मशीन आई, मशीन ने कहा मैं इंटेलिजेंट हूँ, ह्यूमंस ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, एक सेकंड रुक, सीखा तो अल्टीमेटली अपग्रेड किया ह्यूमन ने अपनी इंटेलिजेंस को, मशीन की इंटेलिजेंस से, कंप्यूटर की इंटेलिजेंस से ऊपर ले गया, डोमिनेट करना शुरू कर दिया। पहली बार इतिहास में ये इसलिए डिफरेंट है इस बार सिचुएशन कि जो काम ह्यूमन करता था, जो ह्यूमन के पास था अपने आप को अपग्रेड करने का जो एक वरदान, एक नेचुरल फिनोमेना, एक जानवर में, एक पेड़ में, एक पौधे में, एक खरगोश में, एक कुत्ते में, एक बिल्ली में और इंसान में फ़र्क क्या है? हमारी इंटेलिजेंस। राइट। हम अपने आप को अपग्रेड, अडेप्ट कर लेते हैं चेंजिंग सिचुएशंस के साथ, और ये हमारी स्पेशल एक जेनेटिकल वरदान था। राइट। पहली बार हम एक ऐसी चीज क्रिएट कर ले जा रहे हैं जो मेरी ही तरह, मुझसे ज्यादा, मुझसे हर सेकंड, हर पल, क्योंकि मैं सोता भी हूं, मैं खाता भी हूं, मैं पीता भी हूं, मेरे पास इमोशंस भी हैं, मैं थकता भी हूं, मैं रोता भी हूं, मैं डिप्रेशन में भी जाता हूं, मैं खुश भी होता हूं, मेरे पास 50 काम है जिंदगी में। इस आदमी के पास, इस प्रोटोकॉल के पास, एक आर्टिफिशियल आदमी समझिए, इसके पास इमोशंस नहीं है, इसको खाना नहीं है, इसको पीना नहीं है, इसको सोना नहीं है, इसको जगना नहीं है, इसको इसका रिश्तेदारी नहीं है, इसके बच्चे नहीं, इसकी बीवी नहीं है, इसको एक काम है बस अपनी इंटेलिजेंस को हर सेकंड अपग्रेड करते चले जाना। मैं भी कर रहा हूं, मैं यहां हूं, ये यहां है, अभी क्या है, मैं ये यहां है, मैं यहां हूं, इसलिए बहुत इक्वेशन मेरी फेवर में लग रही है जो आप कह रहे हो। ये ऐसे आ रहा है और ये कोई डिनायल फैक्ट है क्या? ये फैक्ट है। मैं आपको ये एक दिन इस लेवल पे आएगा, ये यहां आ चुका है, ये पैरेलल आएगा और फिर ये अपने आप को अपग्रेड करा जाएगा। मैं कर पाऊंगा इसे मैच? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस, आपने जो भी बात, जो आपने एग्जांपल दी, वो आपने सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस बेसिस पे बोली। ह्यूमंस के पास एक और चीज़ है, वो है विल टू सर्वाइवल। सर एआई एजेंट्स विल टू सर्वाइवल, सर्वाइवल किस चीज से? मैं मतलब इन किस चीज़ जनरल से? किसी भी In सिचुएशन से, अगर कुछ नई सिचुएशन आती है ना, तो हम लोग उस पे एक्ट करके, रिएक्ट करके हम लोग सर्वाइवल की तरफ हमेशा जाते हैं। एआई एजेंट्स माइट और माइट नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि वो एक वर्क स्पेसिस स्पेसिफिक होंगे। इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट करके मेरे को लगता है कि इस टाइम पर वी आर, मेरे को लगता है कि ना तो साइंस उस तरफ जा रही है, ना ही टेक्नोलॉजी स्पेस उस तरफ जा रही है। एआई इज जस्ट अनदर हैंड टू ईज द ह्यूमन वर्क। सर वो आप जिसकी बात कर रहे हो, ये अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट यू आर टॉकिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू से दैट इट इज गोइंग टू ईज आवर दिस थिंग जॉब। और एक्चुअल में कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है, पहले थ्रेट, तो टेक्नोलॉजी के आने के 3 फेज होते हैं। राइट। पहले वो आती है, वो थ्रेट लगती है। राइट। दूसरा फेज आता है, हमें उससे प्यार हो जाता है। राइट। हम इतना खुश होते हैं उस टेक्नोलॉजी को लेके, हम रिलैक्स हो जाते हैं, कहते हैं यार इसने मेरा काम कितना आसान कर दिया। मैं उसको वरदान, मैं अपने प्रेयर्स में थैंक यू बोलता हूँ उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले को, उसको पप्पी करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी को आसान कर रही होती है। ये दूसरा फेज़ होता है। तीसरा फेज़ होता है कि जब वो मेरे को अगेन मेरी उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि उसके बगैर मेरी ज़िंदगी बर्बाद लगने लगती है। एंड जैसे ही मैं फिर जब रिडंडेंट होने लगता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं रिडंडेंट होने लगता हूँ, तो हमेशा ये हुआ कि मैंने फिर उस कंफर्ट जोन से निकला, ह्यूमंस निकले, उन्होंने चीज़ को सीखा, फिर से वापस से वो नई टेक आई, फिर से वो उसी जोन में, ये रिपीट होती। पहली बार ऐसा होगा कि अभी थ्रेट फील हो रहा है, कन्वीनियंस का स्टेज आएगा जब मेरे को प्यार हो जाएगा एआई से। आप जो बात कर रहे हो वो कर रहे हो प्यार, और वो होना है। राइट। होने लग गया है, क्योंकि मेरी कितनी चीज़ें आसान हो गई हैं। मेरे घर में मेरी बेटी जब पेरेंट्स की फ़ोटो लेती है एयरपोर्ट पे या उस पे, तो पीछे कुछ लोग आते हैं, वो कहती है ओ लेट मी जस्ट, तो अब वो रीटेक नहीं लेती है। वो सारी फ़ोटोज़ में अपनी नानू की, दादू की, सबकी फ़ोटोज़ के पीछे से लोगों को हटाती रहती है। कहती क्या लाइफ है ना बाबा, जिसको मर्जी पीछे से हटा लो, फ़ोटो को ऐसी भी ले लो। ये प्यार है, उसके लिए एआई एक वरदान लगता है। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे वो वरदान के रूप में आएगा, प्यार हो रहा है। बट पहली बार ऐसा होगा कि जब ये एक थ्रेट के फॉर्म में आएगा,
और हम अपने ही कंफर्ट जोन में रह जाएंगे तो हम इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। नहीं काशी भाई, पता है जब ये बहुत, अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसमें सेम हैपेंड विद व्हील ऑल्सो। जब व्हील आया उससे पहले लोगों को लगता था यार कि जो लोग तेज़ भाग सकते हैं, जो लोग ज़्यादा चल सकते हैं, वो ज़्यादा शिकार ढूंढ पाते थे, शिकार को पकड़ पाते थे, है ना, ईजिली शिकार कर पाते थे। व्हील आया तो लोग, मोबिलिटी ईजी हो गई, इधर उधर जाना ईजी हो गया। लोगों को लगा यार कि अब तो जहाँ पे अगर 5 डायरेक्शन में जाने के लिए हमें 5 लोग चाहिए थे, अब एक ही बंदा 5 डायरेक्शन में घूम के आ जाएगा उतने ही टाइम में, बिकॉज नाउ ही हैज़ एक्सेस टू इट। और ये तो बंदा ना, ये व्हील है, ये तो ना थकेगा ना किसी दिन बीमार होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये 5 लोगों को रिप्लेस कर देगा अब व्हील। बट आज हमारे सबके पास व्हील का एक्सेस है, पर क्या उसने वो ह्यूमंस को रोक रहा है? नहीं, बढ़ा रहा है। सेम हैपेंड विद रिटन इन्फॉर्मेशन, कि जब मैंने आपको पहले बताया, जब प्रेसेस आई, प्रिंटिंग प्रेस आई, तो पहले इन्फॉर्मेशन कैसे पास होती थी? वर्बल पास होती थी, कि गुरु अपने शिष्यों को बिठा करके ज्ञान देते थे, फिर उनमें से एक गुरु बनता था, फिर वो बाकी शिष्यों को बिठा करके ज्ञान देते थे। वर्बल कम्युनिकेशन होती थी, इन्फॉर्मेशन पास होती थी। जब ट्रांसक्रिप्ट्स आ गई, लोगों ने उसको टाइप करना शुरू कर दिया, फिर लोगों को लगा यार अब तो गुरु की ज़रूरत ही नहीं, किताब में सब कुछ लिख तो दिया गुरु ने, अब नेक्स्ट जनरेशन को तो सिर्फ वो किताब पढ़ने, कोई गुरु चाहिए ही नहीं पढ़ाने के लिए। पर क्या वो चीज़ सही हुई? नहीं हुई। उसी तरह से मेरे को लगता है कि होता क्या है कि जब कोई नई चीज़ आती है ना, लोग उसमें से बहुत ज़्यादा ओवर स्टेटमेंट कर लेते हैं। ऑटोनमस सिस्टम्स का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क हमसे बेटर कर पाएंगे और हमारी ही उस टास्क में हेल्प कर पाएंगे, रादर देन हमें रिप्लेस करने से। देखिए, क्या आप ये इस चीज़ को नहीं मानते हो कि अगर एक डेस्क जॉब है या एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको पता है इंडिया के अंदर अगर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और उसमें एडल्ट पॉपुलेशन जो वर्केबल वर्कफोर्स है, अगर हम उस वर्कफोर्स की बात करें, जनरली ज़्यादातर लोग 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी ब्रैकेट में और नॉन टेक्निकल ब्रैकेट में, नॉन टेक्निकल इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क जॉब्स पे है, जो कंप्यूटर्स चला रहे हैं, मेल कर रहे हैं, हिसाब किताब लिख रहे हैं, कुछ रिसेप्शन पे हैं। आपको नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर वर्कफोर्स परमानेंटली एआई के आने के बाद चाहे 100 में से 50 लोगों पे इफेक्ट होने वाला है इसका? होगा, बट मेरे को लगता है उन 50 के लिए एआई के अंदर ही नए बिजनेस मॉडल भी खुलेंगे। मैं वो सर्टेनिटी के साथ तो नहीं कह सकता, बट बहुत सारे, जैसे मैंने आपको कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल दिया कि वो कंटेंट क्रिएशन में भी एआई आ रहा है। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ ना, पर सोशल मीडिया से पहले तो कंटेंट क्रिएशन एग्जिस्ट नहीं करता था। ये बहुत रीसेंट प्रोफेशन है जो आया। मैं आपको आज बताऊँ, मैं अपनी टीम बढ़ाने की सोच रहा था रिसर्च में। मेरे पास ऑलरेडी 2 लोग हैं। तीसरा, मैं देख रहा हूँ कि मुझे ही रिसर्च करना बहुत आसान हो गया है। राइट, मैं आपको ना, मैं 3 एआई पे जाता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को तीनों पे अलग अलग तरीक़ों से 2 बार डालता हूँ, मुझे 6 रिजल्ट आते हैं। मैं सबसे बेस्ट पिक करता हूँ और अगर मुझे लगता है कि इसमें वो वाले सेगमेंट का पॉइंट इसमें ऐड करके वर्ड डॉक्यूमेंट पे खुद का ओपिनियन डाल के क्लासिक केस स्टडी बनाता हूँ। राइट, इररिप्लेसेबल एंड एरर फ्री एंड इम्प्रेसिव। मैं कह रहा हूँ यार ये ह्यूमन कैसे कर पाता? मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब आप इसके एग्जांपल ऐसे लीजिए कि गेमिंग में आ जाते हैं। आप सीपीयू के अगेंस्ट गेम खेल सकते हैं, है ना, और वो गेम बढ़िया भी खेलेगा, आपको मज़ा भी आएगा। बट मोस्ट ऑफ द लोग जो गेम खेलना पसंद करते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं, फेलो ह्यूमंस के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे एक ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ती है। तो ऐसे बहुत सारे टास्क होंगे जहाँ पर प्रॉबेबली जो नई चीज़ें निकल के आएंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर एआई आपका डेस्क जॉब लेगा तो प्रॉबेबली गेमिंग में ऐसी इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा जहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ ह्यूमन ज़्यादा चाहिए होंगे, जहाँ पर लोगों को, क्योंकि नीड ज़्यादा फील होगी लोगों को कनेक्टेड रहने की, ह्यूमन इंटरेक्शंस को लोग ज़्यादा मिस करेंगे। तो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो पैरेलली एआई के साथ फ्लरिश कर सकती है वो प्रूफ ऑफ ह्यूमनहुड है या फिर ह्यूमन इंटरेक्शंस है। जैसे जापान में ऑलरेडी कॉन्वर्सेशनल कैफ़ेज़ हैं कि आप जाइए, आप एक टेबल पे कॉफ़ी पीजिए एंड उस कैफ़े, आपको बेनिफिट ये है कि उस कैफ़े में आपके सामने एक एक्चुअल बंदा बैठा जो आपसे बातें करेगा। पीपल आर पेइंग फॉर दीज सर्विसेज ऑलरेडी। तो आपको नहीं लगता कि ये सर्विसेज, क्योंकि वो ये ह्यूमन टच से, क्योंकि एज ह्यूमंस हम लोग पहले ट्राइब्स में रहे हैं, फिर हम कम्युनिटीज़ में रहे, टाउन्स में रहे, सिटीज़ में रहे, हमें, और अब सोशल मीडिया के थ्रू हमें दूसरे ह्यूमन से हमेशा टच में रहना, बात करना, इंटरेक्ट करना पसंद है।
अब जितना मशीन्स के पास जाओगे आप उतना ही ज़्यादा डिप्राइव्ड फील करोगे और आप उतना ही ज़्यादा उनसे कनेक्टेड रहने की कोशिश करोगे. बट सर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देर आर बॉट्स जहाँ पे लोग बॉट्स से तरह तरह की बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं, राइट. एंड दे आर टॉकिंग जो आप सोच भी नहीं सकते. और जब लोगों से बात की कि वो एक पर्टिकुलर बॉट था जो एप्पल का जो आई स्टोर है उस पर अवेलेबल था. पीछे एक स्टोरी आई थी कि उस बॉट से में करीब 70-75 हज़ार लोग यूज़ करते थे. अचानक एप्पल को पता लगा क्योंकि उसमें कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी वो सजेस्ट करने लगा था एआई. तो जब एप्पल को पता लगा तो एप्पल ने वो हटा दिया अपने उससे आईओ स्टोर से. 60,000 पीपल एक्चुअली वर एजिटेटेड. रेडिट पे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे लोगों के कि हमारे बॉट को हटा दिया, वो हमारा सब कुछ था. क्योंकि वो हमको जजमेंटल नहीं था हमारे लिए, हमारा अकेला साथी था, हमें उससे बात करता था, हम अच्छा फील करते थे. तो लोग बॉट्स के साथ भी रिलेशनशिप फॉर्म्स कर रहे हैं. राइट. बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी. ह्यूमन एग्जिस्टेंस की ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं है कि एआई अपने आप को एज अ ह्यूमन बेटर पोर्ट्रे करेगा इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस. बिकॉज ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, हम लोगों को जज करते हैं, ईगो होता है, लड़ाई लड़ते हैं, जजमेंटल होते हैं. जो ह्यूमंस इमोशंस हैं, ह्यूमन बेसिकली ह्यूमंस क्या है? ह्यूमन एक आपस में कम्युनिकेशन, बात, प्यार, लव, ये सारे इमोशंस एआई चैटबॉट्स के थ्रू लोग प्रूव करके दिखा दिए कि वहाँ पे भी लोग रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे थे. फॉर श्योर. बट मेरे को अभी भी ये लगता है कि मास स्केल पर जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है वो इट्स गोइंग टू परसिस्ट और उसके अराउंड बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स बनाए जा सकते हैं. एंड एआई विल टेक ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड. मतलब ये जो होल डिबेट है अपना अपना टेक हो सकता है, बट आई एम वेरी प्रो एआई ऑन टू दिस. रीजन बीइंग बिकॉज आपको आप पता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि ह्यूमंस इकट्ठे होंगे, बेसिकली ये कह रहे हो. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन इंटरेक्शंस को जितना उनको दूर होंगे वो एआई की वजह से किसी भी चीज़ से, वो उसको उतना ही ज़्यादा मिस करेंगे और उसके अराउंड उतने ही ज़्यादा बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे. चलिए ओनली टाइम विल टेल. बट व्हाट आई एम जस्ट सीइंग राइट नाउ, व्हाट इज द करंट इशू विद द एआई कि ये यूएस के अंदर सब हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड है. अभी रेगुलेटेड नहीं है इंडस्ट्री, तो कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तक रेगुलेशंस इतनी नई इंडस्ट्री है कि उसके अराउंड अभी कुछ बना नहीं है. बट जो एलएलएम मॉडल्स हैं जो दुनिया के इस टाइम टॉप एलएलएम, उनको रिपीट करना ऑलरेडी मुश्किल हो चुका है. आज उन पर नेटवर्क इफेक्ट आने लग गया. आगे है जैसे तो आप अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी एलएलएम्स हैं, चाहे लामा है, चाहे चैट जीपीटी है, और जितने भी एलएलएम्स को हम देख रहे हैं, ये सारा तो सब यूएस कंट्रोल्ड है और यूएस कंपनीज कर रही हैं. और ये बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि जो चैट जीपीटी और इन सब से जो इनसाइट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं टुवर्ड्स यूएस एंड ऑल दिस नाटो. एब्सोल्युटली. और वो बायस्ड हमेशा रहेंगे भी, क्योंकि वो डेटा उनका है और वो कंट्रोल उनको करते हैं, तो उनके ही नैरेटिव्स को वो फर्दर पुश करेंगे. इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड जो मेरे को एआई का फ्यूचर लगता है वो लगता है कि डिसेंट्रलाइज्ड एआई हैज़ टू बी सॉवरन. क्योंकि अगर वो सॉवरन होगा तो अब जैसे बोले थे ना, जज नहीं करेगा, बायस नहीं होगा, वो तभी हो पाएगा जब वो सॉवरन होगा. और वो सॉवरन तभी हो पाएगा जब वो डिसेंट्रलाइज नहीं होगा. आज ट्रम्प और इलॉन मस्क मिल के बात कर रहे हैं कि वी नीड टू किल वोकिज्म, वी डोंट बिलीव इन LGBTQ, राइट. तो मान लीजिए कल को वो अपने चैटबॉट से भी यही कहलवाएंगे कि LGBTQ इज़ बैड, तो उसको करेंगे. पर LGBT कम्युनिटी को अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करवाना है तो उनका जो एआई बॉट है, जो मॉडल है, वो तो बायस्ड होगा टुवर्ड्स उनके, वो तो उनको जज करेगा. तो हाउ दैट वो एक्चुअल पॉसिबिलिटी तभी निकल पाएगी जब वो एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज्ड होगा और वो बायस्ड नहीं होगा, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक रीजन, किसी एक बंदे को रिपोर्ट नहीं करता होगा. अभी हम उससे दूर हैं, पर काफ़ी ज़्यादा हाईली वर्क इन प्रोग्रेस है उस डायरेक्शन में. डिसेंट्रल ये कहना आसान है. मैं एक तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब एआई सारा यूएस के अंदर जब डेवलप हो रहा है, किसी और कंट्री के लिए, इंडिया के लिए सपोज, क्यों मुश्किल है ओपन एआई जैसा मॉडल यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रहा, या रशिया क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है. हम पहले क्या था कि ओपन एआई अपना सारा डेटा एक्स से लेता था, एक्स के डेटा पर ट्रेंड है ओपन एआई.
जितनी भी डेटा वाली कंपनीज थी सोशल मीडिया से, आइडली सोशल मीडिया से ही सबसे ज़्यादा लेबल डेटा निकला है, राइट? वो सारा डेटा था ही यूएस के पास, और वो उसी डेटा के इम्प्रोवाइजेशन से 3 सबसे बड़े मॉडल्स कौन से हैं? चैट जीपीटी जो ट्विटर से निकला, लामा जो फेसबुक का है, और तीसरा गूगल का, उसका नाम क्या था, ग्रॉक ऐसा कुछ नाम था। गूगल का हाँ। जेमिनाई, जेमिनाई के पीछे जो एलएलएम मॉडल था। ग्रॉक तो ट्विटर का है। ट्विटर का है ना, उनका नाम भूल गया मैं, जो एलएलएम मॉडल का नाम है। लामा नहीं, लामा तो फेसबुक का है। हाँ। तो ये 3 मॉडल्स हैं। अब ये तीनों बड़े सोशल मीडिया से ही निकले जिनके पास डेटा था। तो इंडिया और रशिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या बाकी कंट्रीज के तो लिए, ये उनको एपीआई तो ओपन है ना इनके, डेटा थोड़ी ओपन है, एपीआई ओपन है। तो डेटा की डील है कि वो उसे चैट जीपीटी को देंगे। हाँ, पहले तो थी, एक्स की डील थी चैट जीपीटी के साथ कि वो सिर्फ चैट जीपीटी को डेटा। एक्चुअली चैट जीपीटी जो थी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे और सब लोग अपना डेटा दे रहे थे, बहुत सारी कंपनीज दे रही थी इंक्लूडिंग ट्विटर चैट जीपीटी को फॉर ह्यूमन गुड, कि वो एक मॉडल बना सके। डू थिंक इट्स अ ह्यूमन गुड जब कोई चीज़ बायस्ड हो गई? अब नहीं रहा ना, अब तो प्रॉफिटेबल भी हो गया, फॉर प्रॉफिट्स कर दिया उन्होंने। यही तो इलॉन मस्क की फाइट है विद ओपन एआई, कि उन्होंने फॉर प्रॉफिट कर दिया ए, बी अब वो बायस्ड हो गया और वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव को पुश करने शुरू हो गए। तो जब एक एलएलएम मॉडल इतना बायस्ड हो सकता है, उससे इन्फॉर्मेशन जो निकल रही है वो इतनी बायस्ड हो सकती है, कितनी खतरनाक चीज़ है दुनिया के लिए, राइट? क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है उनको तो यही लगेगा कि जो एआई से निकलती है चीज़, जो चैट जीपीटी बता रहा है वो गॉस्पेल ट्रूथ है, इजंट इट? राइट, अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये लगने लगा है कि जो चैट जीपीटी बोलता है वो सच बोलता है, राइट, और जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अगर वो बोलता है कि ये सही है तो ये सही है। बिल्कुल। इजंट इट अ थ्रेट? इट्स अ वेरी बिग थ्रेट। इसीलिए आई बिलीव गवर्नमेंट्स और सबको इकट्ठे आकर के इसको डिसेंट्रलाइज और सॉवरन करना पड़ेगा। और इट्स नॉट अ इजी टास्क, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, इंक्लूडिंग आईसीपी। बिकॉज जैसे मैं आपको बताऊं, अगर किसी एआई को सॉवरन करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम है उसका, वो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे रन करे, ना कि किसी की सेंट्रलाइज सर्वर पे। एंड आईसीपी इज द ओनली ब्लॉकचेन जो टेक्निकली इसको होस्ट कर सकती है। कोई और ब्लॉकचेन पर आप एलएलएम रन ही नहीं कर सकते। ऑन चेन कंप्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ आईसीपी पे हो सकती है। जब हम कहते हैं कि एआई को ट्रेन करने की बहुत बड़ी कॉस्ट होती है और वो किसी के बस की नहीं है, ओपन एआई जिस लेवल का पैसा रेज कर रहा है और उसका जो मतलब जो पैसा वो अमेरिकन कंपनीज रेज कर पा रही हैं, कहते हैं कि वो पैसा और कोई कंपनी रेज ही नहीं कर सकती, ना कोई कंट्री रेज कर सकती है। ये जो कंप्यूटेशनल, जो ट्रेन करने के लिए जो कंप्यूटेशन पावर चाहिए होती है, यू बिलीव कि ये अमेरिका का जो सुप्रीमेसी इन टर्म्स ऑफ डॉलर उसको हेल्प कर रहा है, वहाँ की कंपनीज को हेल्प करता है, और ये उनकी डोमिनेंस हमेशा से रही है और इसमें भी वो जारी है? एब्सोल्युटली 100% की ये सही है कि उनके जो डॉलर डोमिनेंस है, जो उनके इकोनॉमिक उनकी मसल पावर है, वो उसको हेल्प कर रही है और उसके कारण ही वो ग्रो कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम बिटकॉइन ने ये करके दिखाया है कि कंप्यूटेशन पावर कैन बी क्राउड सोर्स्ड। माइनिंग क्या है? कंप्यूटेशन पावर क्राउड सोर्स। तो अगर एक ऑन चेन एलएलएम रन हो तो वो अपने कंप्यूटेशन पावर को क्राउड सोर्स क्यों नहीं कर सकता? अब इसमें यूएस कंपनी पैसा रेस कर रही है, पर अगर पूरी दुनिया कंपटीशन पावर, अपने आपके कंप्यूटर की कुछ कंपटीशन पावर होगी, आपके फ़ोन की कुछ कंपटीशन पावर होगी जो आप यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप उसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, और वो पूरी दुनिया ऐसे कंट्रीब्यूट करेगी, तो क्या एक डिसेंट्रलाइज कंपटीशन पावर आपको लगता है कि वो आउटरन कर जाएंगे कोई भी कंपनी? कोई नहीं कर सकता। ओके, तो आपको लगता है कि व्हाट यू आर सेइंग कि जो करंट फॉर्म ऑफ एआई देख रहे हैं, ये वो एआई नहीं है, जो फ्यूचर है वो डिसेंट्रलाइज एआई का ही होगा? व्हेन वी से डिसेंट्रलाइज एआई, हाउ कैन एन एआई बी डिसेंट्रलाइज जब उसका डोमेन गोडैडी पे है, उसका जो डेटा है वो AWS पे है, उसका जो कोड है वो गिटहब पे है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पीछे जहाँ से वो डेटा फेच कर रहा है, जिन मॉडल्स के थ्रू रियल वर्ल्ड से जो डेटा फेच कर रहा है वो सेंट्रल रेल्स पे है। हाउ कैन यू इवन से कि डिसेंट्रलाइज एआई सेंट्रलाइज रेल्स पे अगर बन रहा है,
नहीं, ये डिसेंट्रलाइज्ड एआई जो बनेगा वो सेंट्रलाइज्ड रेल्स पे बनेगा ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा। तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज हो चुका है। सब हर जगह काम चल रहा है। जैसे कि आप मानिए RWAs है, RWAs ऑलरेडी डेटा कैप्चर कर रहे हैं और लोगों को रिवॉर्ड कर रहे हैं वो डेटा देने का। हमने लाइफ लिंक की बात करी, वो हेल्थ डेटा इकट्ठा कर रहा है लोगों का, एक जगह स्टोर हो रहा है। देन ICP जैसी ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जिनके पास ब्लॉक स्पेस है, जिनको AWS की ज़रूरत नहीं है स्टोरेज के लिए, और उनकी स्टोरेज एक्चुअली चीपर है AWS से भी, राइट। $5 ईयर पे आप डेटा ले सकते हो, विच इज़ स्पेस विच इज़ वेरी नॉमिनल देन AWS। आपने वहाँ से लाइफलिंक जैसे प्रोजेक्ट से मेडिकल डेटा लिया ऑटोमेटिकली, वो आपने यहाँ पर रन करवाया ICP जैसी ब्लॉकचेन पर, जिसको कोई नहीं रोक सकता, ICP खुद भी नहीं रोक सकता। उसकी कंप्यूटेशन पावर भी आपने क्राउडसोर्स करवाई, राइट। एंड उस कंप्यूटेशन से जो रिजल्ट्स मिले, जो ChatGPT जैसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, पीपल आर यूजिंग इट। ये पूरी जर्नी पॉसिबल है विदाउट एनी सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अब अल्टीमेटली क्या हुआ, आप जब OS की भी रेस थी ना सर, एप्पल क्रिएटेड वन, राइट। एप्पल को हराने के लिए हर कंपनी अपना OS बनाने की कोशिश कर रही थी। अल्टीमेटली कौन जीता? एंड्रॉयड, विच वॉज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, जो किसी का नहीं था। और एंड्रॉयड आज के टाइम में ऑलरेडी ये बात चलने लग गई है कि एंड्रॉयड इज़ नाउ बेटर देन iOS सिर्फ अपने उसके लिए है कि यार वो इकोसिस्टम बढ़िया है और वो एक ब्रांड वैल्यू बन गई है, तो उस वजह से सस्टेन कर रहा है। बट फीचर्स तो एंड्रॉयड में ज़्यादा आ गए, जो आपने फीचर्स स्टार्टिंग में मेंशन किए, बैकग्राउंड इरेजर एंड एवरीथिंग, इट्स ऑन एंड्रॉयड, राइट, सैमसंग के फोन्स में। क्यों वो हो पाया? क्योंकि एंड्रॉयड चाहे पीछे था रेस में, एप्पल आगे था, बट एंड्रॉयड वॉज ओपन सोर्स, एक तरह से कंपैरेटिवली ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट। उसमें क्या था कि एंड्रॉयड के ऊपर एवरीबडी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, गूगल भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, सैमसंग भी कर रहा था, और कंपनीज भी जो यूज़ कर रही थी, वीवो, ओप्पो, ह्यूआवे, जो भी यूज़ कर रहा था वो उसके ऊपर कर रहा था बिल्ड। तो एंड्रॉयड बहुत स्पीड से ग्रो करा। क्या ऐसा सेम मोमेंट हम AI में नहीं देख सकते? और अगर हम देख सकते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज्ड AI में ही निकल कर आएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में दो तरह के AI पैरेलली एग्जिस्ट करें। एक सुपर इंटेलिजेंट AIs जो एक पर्टिकुलर टास्क में अच्छे हैं, दूसरे इंटेलिजेंट AIs विद एथिक्स, राइट। अगर आप आज अपनी कंपनी में हायरिंग करते हो, आपके पास कुछ पोजीशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको टोटल ब्रेन पावर चाहिए होती है, पर कुछ पोजीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें आप देखते हैं ट्रस्टवर्दी बंदा हो। AI भी ऐसे ही होंगे कि कुछ AIs में आप बोलोगे यार अच्छा ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ये लगाओ। अच्छा यार इसकी ना डिसीजन मेकिंग ज़्यादा न्यूट्रल है, तो मैं इस वाले काम के लिए ये वाले AI को लगाऊंगा। और ट्रस्टवर्दी तभी हो सकता है जब वो डिसेंट्रलाइज होगा, क्योंकि मैं उसका डेटा इनपुट और आउट और उसका जो एल्गोरिथम्स हैं जब वो ओपन होंगे, राइट, तो जिनको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली एथिकल और अनएथिकल AI निकल के आ जाएगा। कल को लड़ाई होगी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज AI के बीच में कि दो एजेंट्स लड़ पड़े। यू थिंक मेरा ये टेक है कि जिस तरीके से इसको देखो, अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या भाई? आपकी जो ब्रेन पावर है उसको आर्टिफिशियली एक रोबोट के अंदर हम उससे बेटर इनफैक्ट हम बना सकें। एक आदमी के दिमाग को कितना हम ट्रू पोटेंशियल उसका एक आर्टिफिशियली स्केल कर सके। स्केलेबल मॉडल है बेसिकली AI। जिस तरीके से इंसानों के अंदर एक पावरफुल सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जनरली वो लीडर बन जाता है, कि जिसकी ऑटोनोमी होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। परिवार में भी लोग कहते हैं ओ यार ओ ओनू पूछ ला है किनू ओनू वो कज़न हैगा, राइट, वो चाचा जी का मुंडा हैगा ना, वो बहुत बढ़िया राय देता है। आपने सुना होगा ये कि बहुत अच्छी राय देता है चाचा जी का लड़का, उसको पूछ ले या इसको पूछ ले। बेसिकली क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि इंसानों में भी वो आदमी सक्सेसफुल होता है जिसकी ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है, जो ऑटोनोमस डिसीजन लेता है, जो अपने दिमाग की क्षमता को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग लेता है प्रॉपर। एक होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। सिमिलरली AI के अंदर जो ऑटोनोमस AI हैं जो खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकेंगे, वो जो है वो ऑटोनोमस AI आर गोइंग टू सर्वाइव।
जिसको हम एआई एजेंट्स जिनको हम कह रहे हैं, जो फ्यूचर में वही सक्सेसफुल और सर्वाइव करेंगे जो ऑटोनोमस डिसीजन लेंगे। और अब एक सेकंड में आपको और ऐड कर दूं, ऑटोनोमी तो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के बगैर जीरो मायने रखती है। राइट, सिमिलरली ऑटोनोमी बिना फाइनेंशियल कंट्रोल के जीरो होगी। एक एआई रोबोट बिना फाइनेंशियल इकोनॉमी को कंट्रोल किए बगैर ऑटोनोमस नहीं हो पाएगा। ये मेरी हाइपोथेसिस है। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ। इसके लिए पहले टाइप्स ऑफ एजेंट समझिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजेंट। पहला होता है रिएक्टिव एजेंट्स, यानी कि आपने एक इनपुट दिया, वो उसका एक रिप्लाई देगा। दिस इज अ रिएक्टिव एजेंट। बॉट्स हो गए एजेंट्स जिनका आपने बॉट्स में, फिर बॉट्स से शुरू करते हैं। तो बॉट्स ये है कि जिसके अंदर दिमाग ही नहीं है, जो उसके पास फीड है वो उसी में से आपको एक पॉइंटर दे रहा है। एआई एजेंट, जो रिएक्टिव एआई एजेंट होगा, उसके पास कंपटीशन है, उसके पास अपना एनालिसिस करने का तरीका है, बट वो आपके करंट पॉइंटर पे ही एनालिसिस करेगा, हिस्ट्री पे एनालिसिस नहीं करेगा। एलएलएम मॉडल्स को उसमें डाल सकते हैं। हाँ, एलएलएम मॉडल, चैट जीपीटी इज वन ऑफ देम। हाँ, दूसरा हो गया प्रोएक्टिव एआई एजेंट्स। वो किस तरह से काम करते हैं कि वो आपकी पूरी का पूरा पर्सोना बना लेंगे कि काशिफ ऐसा सा आदमी है। काशिफ को मैंने जब भी बोला है ना कि मतलब मान लीजिए आपको बहुत पसंद है रोम एम्पायर, तो आपका भी एजेंट आपको जब भी कुछ भी बात समझा रहा है, जब आप उससे पूछ रहे हो कोई कोर्ट में एग्जाम्पल, वो रोम की एग्जाम्पल लेकर आ रहा है हर बार, बिकॉज उसको समझ आ गया कि काशिफ को रोम एम्पायर बहुत पसंद है। वो प्रोएक्टिव एजेंट्स हो गए, जो आपकी हिस्ट्री, आपका पर्सोना अपने दिमाग में, जैसे हम बनाते हैं कि अगर आपको पता है कि बंदुल को चाय पसंद है, तो आप मुझे जब भी मिलोगे आप बोलते हो ना बंदुल भाई चलो चाय पीने चलते हैं, क्योंकि मुझे चाय पसंद है। एंड आपने अपने इंटेलिजेंस से वो दिमाग में लगा लिया कि ये पर्सोना भी है बंदुल का। तो रिएक्टिव, प्रोएक्टिव। और तीसरी कैटेगरी है मल्टी एजेंट्स, जो मल्टीपल एआई एजेंट्स काम करते हैं। एक एआई एजेंट दूसरे एआई एजेंट से कम्युनिकेट करता है। जो आप बोल रहे हो ना लीडर वाली बात, उसमें यही आता है कि एक जो बड़ा एआई एजेंट होगा, जिसके पास ऑटोनोमस अथॉरिटी होगी, जिसके पास डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, वो मल्टी एआई एजेंट बना सकता है कि छोटे काम अपने हैं वो बाकी एआई एजेंट से करवा करके वो एक बड़े टास्क को कंप्लीट कर सकता है। तो ये 3 कैटेगरीज प्राइमरीली एआई एजेंट्स की एग्जिस्ट करती हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था कि ऑटोनोमस जो एआई है और क्रिप्टो में, जो क्रिप्टो में एआई एजेंट्स, और दूसरा है एक, अब फॉर इजीनेस हम इसको डिसेंट्रलाइज्ड एआई और सेंट्रलाइज्ड एआई कह देते हैं। तो अगर इन दोनों की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि जो सेंट्रलाइज्ड एआई है ना, वो इस मल्टी एआई मॉडल में बॉटम ऑफ द फनल में रहेगा। जो डिक्टेट करेगा वो हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड एआई डिक्टेट तो हो सकता है कि जो डिसीजन लेगा ना वो डिसेंट्रलाइज्ड एआई लेगा, पर हाँ टास्क जो कंप्लीशन होगी वो शायद सेंट्रलाइज्ड एआई ज़्यादा अच्छे से कर दे, इसलिए वो उसको नेविगेट कर देगा। ओके, तो दोनों की स्पेस है, दोनों की स्पेस है। बट जब व्हेन इट विल कम टू मास अडॉप्शन, सो फॉर ईज सेंट्रलाइज एंड ऑब्वियसली फॉर ईज एंड फॉर क्विक इनोवेशन, बिकॉज वो लीड ले चुके हैं, राइट, एंड मनी है, अगेन द कैपिटल इज देयर, द डेटा इज देयर, the speed of execution and delivery is higher. So लोग अभी कुछ सालों तक और कुछ सालों में सेंट्रलाइज एआई वर्जन्स को जल्दी एक्सेप्ट और एम्ब्रेस और यूज करेंगे, एंड बाय द टाइम उसके जब आफ्टर इल इफेक्ट्स आना शुरू होंगे, फिर मैंने शुरू की उस डिस्कशन पे चलते हैं। जब तक दिल नहीं टूटेगा, जब तक आप सेंट्रलाइज एआई के थपेड़े नहीं खाओगे, तब तक आपको फिगर आउट होगा ओ और वी नीड अ बेटर वर्जन ऑफ एआई। नहीं, और बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि एक के यूज केस ये भी निकलता है इसी स्टोरी में कि ये डूम डे आने से पहले, जब बिल्कुल सेंट्रलाइज एआई सब कुछ रॉन देगा, उसके पहले ही सेंट्रलाइज्ड एआई को डिसेंट्रलाइज एआई डिक्टेट करना शुरू कर देगा, बिकॉज उसमें डिसीजन मेकिंग और कॉन्शियस पहले आ जाएगी डिसेंट्रलाइज एआई में। हाँ, क्योंकि कम्युनिटी ड्रिवन है, और कम्युनिटी ड्रिवन, ऑटोनॉमी, राइट, एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के बगैर डिसेंट्रलाइज एआई को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो एआई होएगा ही तब अगर वो प्रोग्रामेबल मनी नहीं होगी उसके पीछे, तो वो फाइनेंशियल डिसीजंस तो ले ही नहीं पाएगा और पावरफुल हो ही नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को आप जजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना अथॉरिटी के कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हो? राइट, तो ये जो है ये दिस इज गोइंग टू हैपन। तो मतलब मेरे को आई एम
तो वेरी प्रो एंड वेरी वो ठीक है enthusiastic about it. that you are pro and this thing, but I think कभी नेक्स्ट कन्वर्सेशन के लिए यूबीआई पे बात करेंगे कि एक ऐसा फिनोमिना जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसके ऊपर कभी हम नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे। 15 मिनट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, CBDCs का कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ये नया पेंडेमिक क्या होगा, डिस्टोपियन वर्ल्ड में कैसे एंट्री हो सकती है अगर हम कुछ चीज़ों को नहीं करें। एक ऑटोनोमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी और सुपर कंप्यूटर का दिमाग होगा, वो क्लाइमेट चेंज को कैसे हैंडल करेगा। Absolutely. क्या उसको ह्यूमन थ्रेट्स लगने लगेंगे कि एक AI जो ऑटोनोमस है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका है, जिसका मार्केट कैप इज इक्वलेंट टू 50% ऑफ द GDP ऑफ द वर्ल्ड। सपोज उसका $1 ट्रिलियन का उसका GDP खुद जनरेट कर रहा है उसका प्रोटोकॉल, राइट। ठीक है। वो कल को कहेगा कि व्हाट, क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरे डेटा सेंटर्स खराब हो सकते हैं और ये मेरे डेटा सेंटर्स खराब हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, सुनामी में तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को थ्रेट किससे हो रहा है। तो उसके सिस्टम ने इवैल्यूएट करा क्लाइमेट को सबसे बड़ा थ्रेट ह्यूमन से है, तो कहेगा मुझे बचाना है मेरे को, तो मेरे लिए ह्यूमंस थ्रेट है, अब मैं क्या करूं। ये सवाल अगले एपिसोड में किसी टाइम में एक नई सीरीज में बनाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस AI के लिए क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रेट हो सकते हैं। राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को ऐसी डिस्कशन पसंद आई होगी। कोशिश तो थी, बाकी हमारा एफर्ट है आप तक ऐसे एजुकेशन लेके आना, ऐसी when we say education, I think education is also a wrong word. I think discussions. राइट। क्योंकि एजुकेट आप किसी को नहीं कर सकते, खासकर कोई आदमी अपने 35-40 साल की उम्र में। मेरे को आज कोई एजुकेट करने चले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राइट। शायद डिस्कशंस करो आप, हमारा काम है डिस्कशन करना। इसमें से आपको एजुकेट आपको करना, अपने आप को हम जिम्मेदार नहीं है। हमारा काम है राइट डिस्कशन को करना, और हमने वो करके कोशिश करी। और बड़ा मुश्किल होता है कि बंदुल जैसे जो माइंड्स हैं इंडस्ट्री में, इनको फिगर आउट करना। टू बी ऑनेस्ट, ये लोग चुपचाप अपना चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, इनको फ्रंट में आना नहीं है। कोई बात इनके ये पब्लिक प्राइवेट रूम्स में डिस्कशन होती है, जो ये बातें करते हैं। तो मैंने इनको बोला यार ये ऐसे नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। तो ये अग्री कर गए, बड़ी बात है ऑनेस्टली, वरना इनको ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे माइंड अगर आगे नहीं आएंगे तो ये लॉस है। मेरा काम है ऐसे जेम्स को ढूंढना। और आपने देखा होगा, मैंने सुनील अग्रवाल जी, प्रणव महेश्वरी और ऐसे कई लोगों को मैं लेके आया, जिनको मैं सिस्टम में लेके आया इसलिए कि, खैर मैं कौन होता हूँ लाने वाला, वो जेम्स थे, वो ऑलरेडी जेम्स थे। मैं तो उनको सिर्फ एक कि यार आओ, वो आए, आपको बेनिफिट हुआ। बंदुल भी उन्हीं में से है। थैंक यू बंदुल। थैंक यू। और मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा एक एनलाइटनिंग और एक इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस था। इसको करना आपके लिए भी उतना ही एंटरटेनिंग रहा होगा। सेम ईयर तो फिर एक नई सीरीज में आपको लेके आते हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।